Hello everyone, welcome to our channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss some tips or tricks that are going to help you if you are a MSc स्टूडेंट और आप किसी भी लैब में प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी जॉब में बिजी हैं और आपको CSR नेट की प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने फॉलो की थी ड्यूरिंग माय MSc, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी, और मैंने कैसे एमएससी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करी और अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जानना चाहती हूँ। तो पहली चीज है कि पहला चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। वेट वेट फॉर अ सेकेंड। पहली चीज ये है कि आप मेरे को ये बताइए कि आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीज शामिल है। आइदर कि आपके लिए क्यों जरूरी है CSR नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना इतना। और अगर आप अभी जितना मुझे पता होगा कि एमएससी में ऐसा होता है कि सब लोग एमएससी में ही ध्यान देते हैं। जो भी एमएससी में होते हैं हम लोग उसी पे फुल्ली फोकस्ड होके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, सोचते हैं कि चलो यार लास्ट में जब टाइम आएगा एग्जाम का तो इसकी तैयारी कर लेंगे, तो हम इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं होते हैं। तो आप लोगों के क्या दिमाग में आया, क्यों आप CSR नेट को अपनी प्रायोरिटी समझने लगे और क्यों आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, ये मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। देखिए, इसका पहला रीजन हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप एमएससी की जगह, एमएससी तो हो ही जाएगी जैसे तैसे, आपकी जिंदगी में जो CSR नेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको PhD करनी है आगे, या आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो आपको, या आगे भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को CSR नेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करे बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD में इनरोल नहीं कर सकते। तो आपका एम जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं में से कुछ है, तभी आप लोगों ने ये सोचा है करने का। तो अगर मैं तो ये बोलूंगी, देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो यार MSc में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने, या तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बनिए। देखिए, एक चीज को अपनी प्रायोरिटी रखिए और उस चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो हो सकता है कि आपको DST फंडेड या गोल्ड मेडलिस्ट के थ्रू सिलेक्शन के द्वारा आप लोगों को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD इनरोल करने को मिल जाएगा। इसका अलग प्रोसीजर है, ये मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। बट इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप सबसे टॉपर में नहीं आए, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर एक चीज को प्रायोरिटी आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप जो MSc क्लासेस ले रहे हैं वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो उसको लेते रहिए, साइड बाय साइड आप लोगों को कम से कम कम से कम 4 आवर्स आपको डेली रूटीन से निकालना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे सबसे, और ये जो 4 आवर्स होगा वो 3 आवर्स फॉर एंड 1 आवर का स्लॉट होगा। जो 3 आवर्स आप पढ़ेंगे मतलब स्टडी सेशन होगा, और जो ये 1 आवर है वो PYQ का सेशन होगा, मतलब इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, इतना आप समझ गए। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंडसेट है, वो बहुत बड़ी चीज होती है इस प्रिपरेशन जर्नी में। क्योंकि सब लोग जो है आपके अराउंड, वो सब MSc पे ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ हटके करना, कुछ अलग करना, उनसे उनसे थोड़ी ज्यादा मेहनत करना माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू एट दैट टाइम। बट आपको अगर करनी है ये चीज और सबके साथ MSc के साथ करनी है, तो आपको कुछ लोगों से अलग करना पड़ेगा। आप सोचेंगे उस भीड़ में शामिल होकर आप भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो हमारा माइंडसेट होता है, जो माइंडसेट होता है वही सब कुछ है। आपको अपने दिमाग से जीतना पड़ेगा
माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपको अपने दिमाग से जीतना पड़ेगा। आपको पहले मेंटली ये सोचना पड़ेगा कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये आप तब, आपके अंदर ये चीज तब आएगी, ये कॉन्फिडेंस तब आपके अंदर बिल्डअप होगा जब आप ये पूरे सिलेबस को देखेंगे, आप पूरे एग्जाम के ट्रेंड को समझेंगे, एग्जाम को समझेंगे, तब आपको ये कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। ठीक है, ये कोई बाहर से आपको मोटिवेट करके नहीं डाल सकता है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले एक सिलेबस की प्रिंट आउट निकालिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक आपको क्या करना है, एक सिलेबस का हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, और देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी ये और कितने यूनिट टारगेट करना है, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट, कई लोग 8 यूनिट टारगेट करके भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, कोई लोग 13 यूनिट भी टारगेट करते हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप लोग देखिए कि आपको कितने यूनिट सुटेबल लग रहे हैं और आप किस टाइप के एमएससी में हैं। देखिए, कोई कोई होते हैं जो एमएससी बॉटनी में होते हैं, जिन्होंने बॉटनी के सब्जेक्ट जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब पढ़ा होता है, उनके लिए बहुत कॉमन चीज होती है। तो अपने हिसाब से, अपने मतलब अपनी हिस्ट्री, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज करिए। सब्जेक्ट बहुत ही पेशेंटली चूज करिएगा। ऐसे नहीं सब्जेक्ट चूज करने में गड़बड़ हो जाए कि मैं बॉटनी बैकग्राउंड का हूँ और मैंने एनिमल फिजियोलॉजी चूज कर ली। आप एक टाइम पे पढ़ तो सकते हैं उसको, लेकिन उसमें कहते हैं ना, महारत हासिल करना, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ जाना, वो नहीं, वो ओवर टाइम आता है। तो वो इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, 6 मंथ 8 मंथ की ड्यूरेशन में नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट एक्सेप्शनल हो, उनको लगता है वो कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए। मुझे नहीं लगा, तो मैंने ऐसे यूनिट्स नहीं टारगेट किया था जो मेरे बियॉन्ड हो। लाइक आई वाज फ्रॉम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने कुछ कुछ यूनिट्स तो ऐसी होती हैं जो हमारे एमएससी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। जैसे मेरे में इम्यूनोलॉजी थी। ठीक है, तो मैं क्या करती थी कि इम्यूनोलॉजी जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, क्लास के बाद मैं सीधा आती थी अपने रूम पे, और उसके बाद मैं उसके, जैसे क्लास से मुझे चीजें समझ आ गई, और वहां जाके घर पे जाके रिवाइज करो उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को, और उसके पीवाईक्यू देखो कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए गए हैं, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या होता है ना, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। आपका क्लास का भी काम हो जाता है, और प्लस आप सीएसआर नेट का भी साइड बाय साइड उस सब्जेक्ट की तैयारी हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, तो अब मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से थी, तो मेरी इतनी चीजें जो थी वो कॉमन नहीं थी सीएसआर नेट से। ये बोलूंगी कि सारा ही सिलेबस डिफरेंट था, मेरे को अलग से सब कुछ पढ़ना था। लेकिन अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट है, अगर आप एमएससी आपकी बॉटनी से है, और या जूलॉजी से है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, तो आपको बहुत सारे यूनिट्स जो है सीएसआर नेट एग्जाम में कॉमन मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे रखिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, और रूम पे आके उसको रिवाइज करिए अच्छे से, क्योंकि क्लास में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। तो उसको रिवाइज करिए और उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहां पे आपको लैकिंग पॉइंट लग रहा है, वहां पे टारगेट करिए, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कि आपको क्या चीजें मिसिंग है, उनको पढ़ने का ट्राई करिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा, और मैं ये बोलूंगी कि आप जो, अगर आप एमएससी स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि बल्कि नोट्स मत उठाइए, कोई ऐसे शॉर्ट नोट्स उठाइए। इससे क्या होगा ना कि आपने सीधा मान लो ब्रूस एल्बर्ट उठा ली, ठीक है, या गिलबर्ट उठा ली, तो आप ना तैयारी आपकी और डिफिकल्ट हो जाएगी अगर आपने इनिशियली ये चीज किया है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ऐसे नोट्स उठाने हैं, ऐसी चीजें उठानी है जहाँ पे शॉर्ट में समराइज किया हो, और चीजें भी सब कुछ दे रखी हो। जैसे मुझे जो लगता है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पाथ फाइंडर अगर स्टार्टिंग में आप चूज करेंगे, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ये पाथ फाइंडर में आप इजीली चीजों कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी इसके बाद आपने क्वेश्चंस किए, 50 to 70% आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो आपको 30% लैकिंग पॉइंट लग रहा है कि ये नहीं दे रखा है पाथ फाइंडर में, अब जाइए मेन रेफरेंस बुक पे। ठीक है, जहां से वो क्वेश्चन लिया गया है, उस वाले पार्ट को पढ़िए, और अपने नोट्स, जो आप नोट्स बना रहे होंगे, आई होप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, तो नोट्स में अपना ऐड ऑन करिए। उस
पर्टिकुलर पॉइंट को। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलते जाते हैं वैसे वैसे अपने नोट्स को बढ़ाते जाइए और अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। नोट्स हमेशा हैंडी होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ही बल्कि नोट्स हैं, बहुत ऐसे बुक छाप दी दोबारा से तो वो आप लोगों के लिए दोबारा पढ़ने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी एमएससी के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है हाथ में, तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। चौथी चीज, पांचवी चीज जो आप लोगों को इस टाइम पे ध्यान देनी है, वो ध्यान देना है आपको मैनेजमेंट, सॉरी 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 मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मैनेज करने में आपको बहुत ध्यान देना है। ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेप हो सकता है। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 3+1 का स्लॉट रखिए। अगर देखिए आप अगर 6 बजे भी, कितना भी मुश्किल आपका एमएससी चल रहा हो, रेगुलर एमएससी चल रहा हो, फिर भी आप 6 बजे आई थिंक फ्री हो जाते होंगे, ठीक है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आप 3 घंटा या 2 घंटा सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ट्राई करिए पढ़ने का। जो आपका सिर्फ स्टडी सेशन होगा उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है। 1 घंटा शाम को पढ़िए और प्लस 1 घंटा शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये आप लोगों के लिए 4 घंटा मुश्किल नहीं है। अगर आप देना चाहेंगे, अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं सीएसआर नेट एग्जाम को, तो आराम से आप कर सकते हैं। प्लस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो अपने फ्रेंड्स सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप 4 दिन पढ़ेंगे, अगर फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा है कि आपको पढ़ने नहीं देता या फिर ऐसे हैं जो चलो घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो आप ये लॉन्ग रन में आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड सर्कल छोटा रखिए, स्मॉल रखिए, और ऐसे फ्रेंड्स रखिए जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो भी सीरियस हो उतने ही एग्जाम को लेकर। इससे क्या होता है कि आप नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो एक दूसरे से शेयर समझा सकते हैं एक दूसरे को। तो जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में। तो उसको भी बहुत अच्छे से ध्यान में रख के बनाइए। कैसे भी फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, और अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखिए इस पूरी जर्नी में। बी बी ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे नहीं, मतलब मैं तो ये आपको बोलूंगी कि आप लोग 1 वीक की प्लानिंग कर लीजिए पहले ही। इससे क्या होगा 1 वीक की प्लानिंग करने से कि मैं आपने सोच लिया कि मुझे ना पहले दिन सेल सिग्नलिंग पढ़नी है, दूसरे दिन सेल सिग्नलिंग के ये टॉपिक पढ़ने हैं, दूसरे दिन ये पढ़ना है, तीसरे दिन ये पढ़ना है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। नहीं तो क्या होगा, आप थके हुए आएंगे क्लासेस से, जॉब से, और यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। सो अपना ऑर्गेनाइज कर लीजिए दिन को कि आपको, और अपने सिलेबस को कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। टिक मार्क करते जाइए कि मुझे इस वीक में इतना पोर्शन कवर करना है और किस दिन क्या क्या कवर करना है, ताकि आप जब क्लासेस करके आएंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि आज मुझे ये 3 सिग्नलिंग पढ़नी है, या ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 टॉपिक पढ़ने हैं, और उसका पीवाईक्यू करना है। तो आप लोग सेट रहेंगे कि मुझे ये चीज करना है, तो आपका गोल क्लियर रहेगा, तो आप आराम से उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। जो अगली चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि ट्राई टू क्लियर एग्जाम एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि अरे यार एक बार देख के देखते हैं, दूसरी बार एक बार देखते हैं कैसा एग्जाम आता है, दूसरी बार अरे थोड़ी तैयारी कम की थी। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी ना, एक फेल्ड अटेम्प्ट्स जो होते हैं ना, फेल्ड अटेम्प्ट हमारे फेल अटेम्प्ट होते हैं ना, उसके साथ साथ हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जाता है। टाइम के साथ हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और प्लस हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एक्युमुलेट होती जाती है ना। तो हम नेगेटिविटी एक्युमुलेट होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सेल्फ डाउट बढ़ जाता है कि क्या हम एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो एक मेरा फ्रेंड था जिससे मैंने स्टार्टिंग में कुछ मटेरियल लिया था पढ़ने का। तो मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन बता रही हूँ, उसने 1-2 साल तैयारी करी,
ठीक है? जब उसने तैयारी छोड़ने वाला था, तो मैंने उससे कुछ नोट्स मतलब किसी कोचिंग के नोट्स थे, तो मुझे लगा था कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं इससे लेके देखती हूँ, क्या पता मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैंने बोरो किया था, बट मैंने उनसे पूछा था, ही वाज़ माय सीनियर, आई आस्क्ड हिम कि "सर व्हाई यू यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम अगेन?" तो ही टोल्ड मी दैट सीएसआर इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। इतने एग्जाम दे दिए, इतने बार फेल अटेम्प्ट हो गए हैं ना कि उनके मन से ये निकल ही गया कि वो एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज मत रखिए अपने अंदर। आप एक बार में, दो बार में एग्जाम को क्वालिफाई करके छोड़ दीजिए। मतलब एक चीज को बहुत दिन तक खींचना नहीं चाहिए, उससे चीजें खराब हो जाती हैं। आपका सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा, आपको लगेगा आप एग्जाम के लिए बने ही नहीं है। तो ये चीज अगर आप चाहते हैं रियल में प्रोफेसर बनना या फिर पीएचडी करना, तो ये चीज छोड़ दीजिए, ठीक है? अपना 100% दीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और एक बार करिए, 2 बार करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, है ना? अपना 100% दीजिए, अगर नहीं होता है तो स्किप दैट थिंग, कि कोई मतलब नहीं है एक ही चीज़ को 4 बार, 5 बार। कोई-कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जो अब तक तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो मेरे से 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे थे और अभी आई एम द थर्ड ईयर ऑफ द पीएचडी, स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम। तो कोई सेंस नहीं बनता है इस चीज़ का। ज़िंदगी भर एक ही चीज़ की तैयारी थोड़ी करनी है, आगे भी ज़िंदगी जीनी है, आगे भी ये चीज़ें करनी है लाइफ़ में, तो उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है? और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि जब पूरे वीक आप बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करिए। हो सकता है कुछ दिन आपके अच्छे ना हो, कुछ दिन आप ज़्यादा ना पढ़ पाएँ, लेकिन मैं आपको मतलब बोलूँगी कि आप डेली कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपने 4 घंटा सोचा है, आप 2 घंटा पढ़ पा रहे हैं, 1 घंटा पढ़ पाए। उसको लिखिए कि मंडे को मैंने 3 घंटा पढ़ा, ट्यूसडे को यहाँ पे जैसे मैंने एक छोटा-सा ऐसे कॉलम बना लिया, ठीक है, पेज पे। हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना? यहाँ पे लिखिए, है ना? कि यहाँ पे मैंने 3 घंटा पढ़ा, 2.5 आवर्स पढ़ा। फिर अपना जो ट्रैक करिए, अपना अपना जो स्टडी है, उसको ट्रैक करिए कि आप कितने घंटे भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? अब अभी के लिए आपको हो सकता है ये यूज़लेस भी लगे कि अरे! घंटे क्या ट्रैक करना है, बट आप बैठेंगे, आप एक चीज़ में टाइम देंगे तो यू विल डेफिनिटली विल डू इट इन द लॉन्गर रन, है ना? तो उस चीज़ को ट्रैक करिए, अपनी कोई भी चीज़ को, है ना? तो आपकी अपनी गलती पता चलेगी, अपनी कहाँ पे आपका लैकिंग पॉइंट है वो पता चलेगा, ठीक है? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, इस चीज़ को ट्राई करिए और संडे को आप प्रेफ़र करिए कि आप 2-4 घंटे ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक क्वेश्चन पेपर पूरा लेके बैठिए, कभी बहुत सारे क्वेश्चन्स मान लें 2 यूनिट्स आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, तो एक संडे को 2 यूनिट्स को पूरा रिवाइज़ कर डालिए। किसी संडे को पूरा 2 यूनिट्स के क्वेश्चन्स बहुत सारे प्रैक्टिस कर डालिए। तो अपने आप को इन्वॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में, तभी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम को। और सबकी तरह मत सोचिए कि सब नहीं कर पा रहे तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, सब एमएससी की बात करेंगे तो मैं भी एमएससी की बात करूँगा, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना माइंडसेट होता है, सबकी अपनी चीज़ें होती हैं, सबका अपना अलग लाइफ़ है, तो अपने दिमाग से जीतिए पहले, उसके बाद आप आराम से एग्ज़ाम में जीत जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं बाय द सेम नेम बॉटनी वाइब्स। और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं मैंने मेल आईडी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है? चलिए गुड बाय ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज टू मी एंड आई विल डेफिनिटली रिप्लाई। और अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेरी डाल देंगे तो आई विल डेफिनिटली रिप्लाई। ओके? अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर और वीडियोज़ ऐसी देखना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, किसी के काम आ पा रहे हैं। 2%, 4%, 10% ही सही, बट किसी के काम आ रहे हैं, तो इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ हम लोगों को भी सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके लिए बना पाएँ और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़।